अक्सर आप लोग पॉलीग्राफ टेस्ट के बारे में सुनते रहते होंगे। इसे आप लोग लाई डिटेक्टर टेस्ट भी कहते हैं। झूठ का पता लगाने हेतु परीक्षण या झूठ का पता लगाने हेतु मशीन भी कहते हैं। तो इसके पॉलीग्राफ टेस्ट के बारे में एक सामान्य चर्चा हम लोग कर लेते हैं। एक सामान्य जानकारी देख लेते हैं कि पॉलीग्राफ टेस्ट आखिर होता क्या है और पॉलीग्राफ टेस्ट की कानूनी स्वीकार्यता क्या है, उस पर भी बात करेंगे। और पॉलीग्राफ टेस्ट से संबंधित कुछ न्यायालयों के ऐतिहासिक निर्णय भी रहे हैं, वो निर्णय क्या कहते हैं उन्हें भी देखेंगे। और पॉलीग्राफ टेस्ट के संबंध में हमारा जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, इसके द्वारा क्या दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात आती है पॉलीग्राफ टेस्ट की। तो पॉलीग्राफ या लाई डिटेक्टर टेस्ट झूठ का पता लगाने हेतु परीक्षण की प्रक्रिया के तहत व्यक्ति से कई सवाल पूछे जाते हैं और जब जब वह उनका जवाब देता है तो उस दौरान उसके शारीरिक संकेतकों जैसे रक्तचाप, नाड़ी, श्वसन और त्वचा की चालकता आदि का आकलन कर रिकॉर्ड किया जाता है। और पहले क्या रहता है कि उससे सामान्य सवाल पूछे जाते हैं, फिर उस घटना से जुड़े हुए सवाल पूछे जाते हैं। और कहते हैं ना, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जब कोई व्यक्ति झूठ बोल रहा होता है तो उसका हाव भाव बदल जाता है। यह परीक्षण इस धारणा पर आधारित है कि जब कोई व्यक्ति झूठ बोलता है तो शारीरिक क्रियाएं होती हैं, वह आमतौर पर होने वाली क्रियाओं से भिन्न होती है। प्रत्येक क्रिया को एक संख्यात्मक मान दिया जाता है ताकि यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि व्यक्ति सच बोल रहा है, धोखा दे रहा है या अनिश्चित है। पॉलीग्राफ जैसा एक परीक्षण सबसे पहले 19वीं शताब्दी में इतालवी अपराध विज्ञानी सर्जारे लोम्ब्रोजो द्वारा किया गया था, और जिन्होंने पूछताछ के दौरान अपराधी संदिग्धों के रक्तचाप में परिवर्तन को मापने के लिए एक मशीन का प्रयोग किया था। नार्को विश्लेषण परीक्षण से अलग कैसे है? नार्को विश्लेषण परीक्षा में अभियुक्त को सोडियम पेंटोथल इंजेक्ट करना शामिल है, जो एक संमोहन या फिर बेहोशी की स्थिति उत्पन्न करता है और आपराधिक संदिग्धों की कथित तौर पर कल्पना को बेअसर कर देता है। इस अवस्था में व्यक्ति झूठ बोलने में असमर्थ हो जाता है और केवल सटीक तथ्य ही बताता है। परीक्षणों की सटीकता। तो पॉलीग्राफ और नार्को परीक्षा वैज्ञानिक रूप से 100% सटीक साबित नहीं हुए हैं। ये जरूर याद रखिएगा, जो पॉलीग्राफ टेस्ट होते हैं, नार्को परीक्षण होता है, ये 100% सच नहीं है। कई बार आप देखते हैं कि चतुर होता है अपराधी, चालाक होता है, तो इन्हें भी चकमा दे देता है। चिकित्सा क्षेत्र में विवादास्पद बने हुए हैं और इसके बावजूद जांच एजेंसियों ने हाल ही में संदिग्धों से सच्चाई उगलवाने के लिए यातना के बजाय आसान विकल्प के रूप में इन परीक्षणों का प्रयोग किया है। एक ब्रेन मैपिंग के बारे में आपने सुना होगा। यह एक ऐसा परीक्षण है जो मस्तिष्क की शारीरिक रचना और कार्य का अध्ययन करने के लिए इमेजिंग का उपयोग करता है। यह डॉक्टरों को यह निर्धारित करने में मदद कर सकता है कि मस्तिष्क का कार्य सामान्य है या नहीं, और मस्तिष्क के उन क्षेत्रों की पहचान करता है जो गति, भाषण और दृष्टि को नियंत्रित करते हैं। और आप देखेंगे इसमें कि पॉलीग्राफ टेस्ट की कानूनी स्वीकार्यता देख लीजिए। तो अनुच्छेद 20(3) को अगर आप लोग पढ़ेंगे, मौलिक अधिकार है ना आपके, संविधान की भाग 3 की बात कर रहा हूं, तो आरोपी की सहमति के बिना किए गए पॉलीग्राफ, नार्को एनालिसिस और ब्रेन मैपिंग टेस्ट भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20(3) का उल्लंघन करते हैं, जो आत्मदोष के विरुद्ध अधिकार की रक्षा करता है। यह अनुच्छेद सुनिश्चित करता है कि किसी भी अपराध के लिए आरोपी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। सहमति की आवश्यकता है। चूंकि इन परीक्षणों में आरोपी द्वारा संभावित रूप से आत्मदोषपूर्ण जानकारी प्रदान करना शामिल है, इसलिए संवैधानिक अधिकारों के उल्लंघन से बचने के लिए उसकी सहमति प्राप्त करना अनिवार्य है। न्यायिक और मानवाधिकार संबंधी चिंताएं। नार्को एनालिसिस और इसी तरह के परीक्षणों का उपयोग न्यायिक प्रामाणिकता और मानवाधिकारों, विशेष रूप से व्यक्तिगत अधिकारों तथा स्वतंत्रता के संबंध में महत्वपूर्ण चिंताएं उत्पन्न करता है। न्यायालय की आलोचना। तो न्यायालयों ने प्रायः इन परीक्षणों की आलोचना की है क्योंकि ये मानसिक यातना दे सकते हैं, जो संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटी के जीवन और गोपनीयता के अधिकार का उल्लंघन करता है। और पॉलीग्राफ टेस्ट से संबंधित ऐतिहासिक निर्णय क्या है, ये भी देख लीजिए। सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य एवं अन्य मामला, ये 2010 का है। सर्वोच्च न्यायालय ने नार्को परीक्षण की वैधता और स्वीकार्यता पर फैसला सुनाया, जिसमें स्थापित किया गया कि नार्को या फिर लाई डिटेक्टर परीक्षणों का अनैच्छिक प्रशासन किसी व्यक्ति की मानसिक गोपनीयता में घुसपैठ है। और सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई है।
28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि नार्को परीक्षण संविधान के अनुच्छेद 20(3) के तहत आत्म दोषी ठहराए जाने के खिलाफ मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है, और जिसमें कहा गया कि किसी भी अपराध के लिए आरोपी को स्वयं के खिलाफ साक्ष्य या गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। आत्मदोष एक कानूनी सिद्धांत है जिसके तहत किसी व्यक्ति को किसी आपराधिक मामले में स्वयं के विरुद्ध सूचना देने या गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। एक और मामला है D.K. बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य मामला 1997 का है। जब आप लोग इस तरह के टॉपिक पर कहीं आंसर राइटिंग कर रहे हैं, निबंध लिख रहे हैं, तो इनका भी उल्लेख कर दिया करिएगा। तो सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय सुनाया कि अनैच्छिक रूप से पॉलीग्राफ और नार्को परीक्षण कराना अनुच्छेद 21 या फिर जीवन एवं स्वतंत्रता के अधिकार के संदर्भ में क्रूर, अमानवीय तथा अपमानजनक व्यवहार माना जाएगा। बॉम्बे राज्य बनाम काठी कालू ओघाद 1961 का है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय सुनाया कि संविधान के अनुच्छेद 20(3) के तहत आत्मदोषी ठहराए जाने के खिलाफ अधिकार भौतिक साक्ष्य जैसे उंगलियों के निशान, लिखावट, रक्त और आवाज के नमूने, स्वैच्छिक रूप से दी गई जानकारी और पहचान प्रक्रियाओं जैसे लाइन अप एवं फोटो एरे तक विस्तारित नहीं होता है। सर्वोच्च न्यायालय की अन्य टिप्पणियां, तो नार्को परीक्षण साक्ष्य के रूप में विश्वसनीय या निर्णायक नहीं है क्योंकि वे मान्यताओं एवं संभावनाओं पर आधारित हैं, और स्वैच्छिक रूप से प्रशासित परीक्षण परिणामों की सहायता से बाद में खोजी गई कोई भी जानकारी या सामग्री साक्ष्य अधिनियम 1872 अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत स्वीकार की जा सकती है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 27 के अनुसार पुलिस हिरासत में अभियुक्त द्वारा दी गई जानकारी तभी स्वीकार होगी जब उससे किसी तथ्य का पता चले। और जो आप लोग देखते हैं कि थाने में किसी से उगलवा लिया जाता है ना, उसका कोई मतलब नहीं रहता है। उससे आप देखते हैं कि कोई आप लोग साक्ष्य इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन वो बातें कह रहा है वो कोर्ट में मान्य नहीं होती है। वहां केवल सूचना का वह भाग ही सिद्ध किया जा सकता है जो प्रकट किए गए तथ्य से सीधे संबंधित हो, भले ही वह स्वीकारोक्ति हो या ना हो। न्यायालय ने इस बात पर भी जोर दिया कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा वर्ष 2000 में प्रकाशित अभियुक्त पर पॉलीग्राफ परीक्षण के लिए दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। देखिए, इस तरह के संगठनों के बारे में भी याद रखा करिएगा, इनसे भी क्वेश्चंस कई बार पूछ लेता है। मैं बात कर रहा हूँ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की। इसकी स्थापना की बात करें तो 12 अक्टूबर 1993 में हुई थी। नई दिल्ली में आप लोगों को हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ इंडिया की बात हो रही है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की क्या दिशा निर्देश है इसके संबंध में? स्वैच्छिक सहमति। अभियुक्त को पॉलीग्राफ परीक्षण के लिए स्वेच्छा से अपनी सहमति देनी होगी तथा उनके पास परीक्षण से मना करने का विकल्प भी होना चाहिए। सूचित सहमति, तो परीक्षण के लिए सहमति देने से पहले आरोपी को इसके उद्देश्य, प्रक्रिया एवं विधिक निहितार्थों के विषय में पूरी सूचना होनी चाहिए। यह सूचना पुलिस तथा आरोपी के अधिवक्ता द्वारा प्रदान की जानी चाहिए। अभिलिखित सहमति, तो पॉलीग्राफ परीक्षण के लिए अभियुक्त की सहमति न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष अभिलिखित की जानी चाहिए। दस्तावेज, तो आप देखिए न्यायालय की कार्रवाई के समय पुलिस को यह साक्ष्य प्रस्तुत करने होंगे कि आरोपी पॉलीग्राफ टेस्ट कराने के लिए सहमत था। यह दस्तावेज अधिवक्ता द्वारा न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं। बयानों का स्पष्टीकरण, तो अभियुक्त को यह समझना चाहिए कि पॉलीग्राफ परीक्षण के समय दिए गए बयानों को पुलिस को दिए गए बयान माना जाता है, ना कि स्वीकारोक्ति। न्यायिक विचार, तो पॉलीग्राफ टेस्ट के परिणामों पर विचार करते समय न्यायाधीश अभियुक्त की अभिरक्षा की अवधि एवं पूछताछ जैसे कारकों पर विचार भी करता है। तो इस तरह से आप देखेंगे यही कहानी है आपकी पॉलीग्राफ टेस्ट की। और इस तरह के टॉपिक जब चर्चा में रहते हैं तो उनसे क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना भी बनी रहती है, और एक सामान्य जानकारी तो आपको मालूम होना ही चाहिए इस तरह के टॉपिक के बारे में। चलिए, मेरे लिए कोई आपका सवाल हो, सुझाव हो तो आप लोग बता सकते हैं। धन्यवाद।